हेडरेस्ट सब फिक्स्ड आते हैं, सब क्या दो ही तो आते हैं, आगे पीछे तो कोई हेडरेस्ट है ही नहीं था। ताकत लगानी पड़ेगी आपको इसको यूज करने में, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। मारुति ऑल्टो एक ऐसी हैचबैक जिसके साथ एक टैगलाइन हमेशा से जुड़ी आई है कि पहाड़ों की रानी ऑल्टो। और ऐसा हो भी क्यों ना, आप किसी भी हिल स्टेशन पर या एक अच्छे टूरिस्ट प्लेस पर चले जाइए, वहाँ पर हमेशा आपको कॉमर्शियल में सबसे ज़्यादा यूज़ होती हुई हैचबैक मारुति की ऑल्टो ही मिलेगी। और इसके भी रीज़न है, काफ़ी अच्छा एक इंजन, काफ़ी रिलायबल, बहुत इजी टू मेंटेन, अच्छी रीसेल वैल्यू बाद में दे देता है, ज़्यादा मेंटेनेंस खर्चा मांगता नहीं है, कहीं भी रिपेयर करा लो। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मारुति की ऑल्टो के साथ जो इस गाड़ी को इतना पॉपुलर बनाती हैं। फिलहाल ये जो आप वेरिएंट देख रहे हैं ये मारुति ऑल्टो K10 का स्टैंडर्ड यानी कि सबसे बेस वेरिएंट है। और अधिकतर कॉमर्शियल में यानी जहां पर बंदे को गाड़ी में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना है, अधिकतर लोग बेस वेरिएंट या फिर लोअर वेरिएंट ही चूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड वेरिएंट की कीमत है 3,99,000 रुपये एक शोरूम, आप मोटा मोटा 4 लाख रुपए लगा लीजिए। तो इस पैसों में मारुति आपको क्या चीज़ें यहाँ पर ऑफर करता है, सेफ्टी के हिसाब से, आपके कंफर्ट के लिए, आपके कस्टमर के कंफर्ट के लिए, हम हर चीज़ की यहाँ पर डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, स्टैंडर्ड वेरिएंट दूर से ही अलग से पहचान में आता है अपने इन ब्लैक बम्पर्स की वजह से। अगला और पिछला बम्पर जो है वो आपको ब्लैक मिलता है, यानी इसके ऊपर बॉडी कलर नहीं आपको मिलेगा, पेंटेड नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन आप इसके ऊपर इजीली पेंट करा सकते हैं अगर आप कराना चाहें तो, लेकिन आपको फिलहाल कंपनी इस तरीके से स्टॉक देती है। और इसका डिज़ाइन वगैरह या एलिमेंट जो है वो बिल्कुल एज इट इज़ सेम है जैसे कि आपको टॉप मॉडल में मिलते हैं, फ़र्क कुछ नहीं है। पूरी गाड़ी बाहर से देखने में वैसे ही है जैसे कि टॉप मॉडल होती है, सिर्फ फ़र्क आ जाता है इन बम्पर के ऊपर पेंट ना होने का। अब यहाँ पर सुजुकी का लोगो आपको मिलता है, और ये अभी जब ऑल्टो K10 आई थी तो मारुति ने ये हनीकॉम्ब स्टाइल पैटर्न जो है आपको ग्रिल के ऊपर दिया था, वो चीज़ यहाँ पर मिलती है। नॉर्मल टर्न इंडिकेटर्स, लो बीम हाई बीम के लिए रिफ्लेक्टर बेस हाइलोजन है, नॉर्मल टर्न इंडिकेटर मिलेगा। एक छोटा पायलट लैंप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। ये वॉशर का यूनिट है, आगे वाली विंडशील्ड के लिए दोनों वाइपर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। टर्न इंडिकेटर फेंडर के ऊपर जाएगा, और यहाँ पर आपको मिलते हैं ORVMs। ये ORVMs कोई ग्लॉसी नहीं है, सेम वैसा ही जैसे आगे से बम्पर है रफ ब्लैक, वैसे ही यहाँ पर भी आपको रफ ब्लैक फिनिश मिलती है। और इसको एडजस्ट करने के लिए कोई टॉगल आपको यहाँ पर नहीं दी जाती है, यानी इसको एडजस्ट वगैरह या फिर आपने अगर इन्हें फोल्ड करना है तो वो आपको खुद ही करना है अपने ही हाथ से मैनुअली। कोई टॉगल वगैरह या कोई अदर ऑप्शन आपके पास यहाँ पर नहीं दिया गया। अब व्हील की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से सिल्वर पेंटेड स्टील व्हील जो है नॉर्मल वो आपको मिलते हैं। JK के टायर मिलेंगे, सेक्शन है 145/80 R13, यानी ये व्हील जो है वो R13 साइज का है। आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स, ABS EBD, और पीछे 2 सेंसर, 2 एयरबैग, यानी जो चीज़ें देनी ज़रूरी हैं, स्टैंडर्ड है गवर्नमेंट की तरफ से, बस वही चीज़ें मारुति आपको यहाँ पर देता है, ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं, तो ग्राउंड क्लियरेंस का सही आइडिया देखो आपको यहाँ से लग जाएगा, वही जो हम एक हैचबैक से उम्मीद रखते हैं। 160, 163 वही mm के आसपास इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस रहती है, लेकिन साइड प्रोफाइल से ऑल्टो देखने में काफ़ी सही दिखती है। यानी कोई भी चीज़ यहाँ पर साइड में डिज़ाइन के मामले में ऐसी नहीं है जो एकदम से नज़रों में चढ़े और आपको ये लगे यार ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। तो ओवरऑल सारी चीज़ें यहाँ पर सॉर्टेड मिल जाती हैं। ये ब्लैक कलर के ही फ्लिप वाले जो डोर हैंडल्स हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। चाबी लगाने के लिए आपको यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, इस तरीके की चाबी आपको स्टैंडर्ड वेरिएंट के साथ मिलती है। कोई इसके ऊपर रिमोट कंट्रोल वाली सेंट्रल लॉकिंग नहीं है, इवन देन अंदर भी नहीं है। अंदर का मतलब अगर मैं अभी ये ड्राइवर साइड वाला डोर लॉक कर रहा हूँ, अभी फिलहाल ये खुला है, अब ये देखो ये मैंने अगर लॉक कर दिया ना तो ये सिर्फ यही दरवाज़ा लॉक होगा, पीछे वाला या उधर वाला कोई डोर जो है वो आपका लॉक नहीं होगा। यानी अगर आप इसमें सेंटर लॉकिंग करवाते हैं तो भाई साहब आपको पूरी ही करवानी पड़ेगी। इंटीरियर में भी कुछ नहीं दिया गया है। चलो अब आ जाओ जरा एक बार गाड़ी की रेयर प्रोफाइल में। पीछे से आप ऑल्टो का कोई भी वेरिएंट देखो, सबका यही हिस्सा आपको दिखेगा। यही किस्से वहाँ पर हैं कि कोई डिफॉगर्स नहीं आते, कोई वाइपर नहीं आता, कोई वॉशर यूनिट नहीं आता। एक नॉर्मल इस तरीके से छोटा सा स्टॉप लैंप मिलता है। इसी तरीके की पीछे वाली विंडशील्ड आपको इसके VXI प्लस में भी मिलेगी। इसी तरीके के टेल लैंप्स मिलते हैं। नॉर्मल बल्ब है, टर्न इंडिकेटर के लिए, रिवर्स लैंप के लिए, स्टॉप लैंप के लिए। ऑल्टो K10 की बैजिंग है, सुजुकी का लोगो, ब्लैक कलर का बम्पर। और कोई मॉडल अगर आप लोगे तो उसमें आपको पेंटेड मिल जाएंगे। 2 पॉइंट्स आपको पीछे रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के मिल जाते हैं। अब अगर आपको बूट खोलनी है तो 2 ऑप्शन है आपके पास। एक जो मैं अभी फिलहाल कर रहा हूं कि चाबी लगाई और आप यहीं से खोल सकते हैं। दूसरा, एक ड्राइवर सीट के पास आपको एक लीवर मिल जाएगा जिसे आप पुल अप करके भी खोल सकते हैं।
214 लीटर का बूट स्पेस आपको ऑल्टो ऑफर करती है। कोई पार्सल ट्रे इस वेरिएंट में नहीं आएगी। यहाँ टेलगेट ऊपर इस तरीके से थोड़ा सा मटेरियल यहाँ पर यूज़ किया गया है जिसके थ्रू इसे कवर कर दिया है। प्लास्टिक नहीं है, गत्ता टाइप मटेरियल है जिसके ऊपर आप कह सकते हैं कि रेक्सिन लगाकर या वेनाइल मटेरियल का यूज़ करके उसे कवर अप कर दिया। अब साइड में यहाँ पर जो पीछे वाले इसके शॉक एब्जॉर्बर्स हैं वो यहाँ पर उसके माउंट्स दिखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ये रबर हटाएंगे तो प्रॉपर आपको इसका सारा प्लेसमेंट दिख जाता है। तो ये चीज़ जो खुली हुई है ये देखने में अच्छी नहीं लगती। अगर मारुति यहाँ पर इसी चीज़ का ये जो मैट है नीचे की इस तरीके से कारपेट यही अगर डाल देता तो शायद वो ज़्यादा बेटर होता। लेकिन फ़िलहाल ये गाड़ी इस प्राइस टैग में है कि मारुति के कॉस्ट भी नीचे रखनी है, काम की चीज़ें भी देनी है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें इस तरीके से खुली मिलती हैं। दूसरी साइड में भी वही किस्सा है। और नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको एक स्पेयर व्हील मिलेगा, नॉर्मल स्टील व्हील है, सेम साइज़ का है, यानी कि अंडर साइज़ नहीं दिया गया। अब इस सीट की अगर हम बात करें तो ये आपको लीवर्स दिख रहे हैं, ये आपके पास यहाँ पर लॉक्स हैं जिसके थ्रू आप इस सीट को पूरा फोल्ड कर सकते हैं। इस तरीके से पूरी ही फोल्ड होती है जब भी होगी, कोई 60-40 वाला या कोई आधा वाला 50-50 वाला कोई ऑप्शन नहीं। जब फोल्ड करोगे इस तरीके से पूरी फोल्ड हो जाएगी। चलो इसे करते हैं बंद। और अगर आप इधर स्विच होते हैं तो यहाँ आपको मिलती है पेट्रोल फिलिंग लिड। ये टैंक जो है पेट्रोल का 27 लीटर का मिलेगा, अप टू E20 पेट्रोल ओनली, यानी गाड़ी BS6 फेज़ 2 RDE नॉर्म्स को सपोर्ट करती है, उसके हिसाब से गाड़ी फ्यूचर रेडी है। तो यहाँ पर आपको एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। चलो अब अगर हम पीछे आएँ पहले तो यहाँ पर ये जो सीट हमने करी थी नीचे, अब इसे कर दो ऊपर। अब सबसे पहले तो आप ये सीट बेल्ट्स देखो। ये जो सीट बेल्ट्स हैं ये किसी भी तरीके से रिट्रैक्टेबल नहीं है, अभी आगे जैसे हैं ऐसे ही रहेंगी। जैसे हम लोग यहाँ पर सीट बेल्ट देखते हैं ना कि आपने अभी ये बाहर खींची, छोड़ दोगे तो फिर रिवर्स जा रही है, रिट्रैक्टेबल है। पीछे वो चीज़ नहीं दी गई है, दोनों में से किसी भी साइड। बीच वाले के लिए लैप बेल्ट रहेगी। और ये जो आप देख रहे हैं इसे आप रेक्सिन कह लीजिए या वेनाइल कह लीजिए, यानी कि आप इसे शुद्ध भाषा में अगर मैं समझाऊं तो ये फैब्रिक से नीचे की क्वालिटी है। लेदर तो आपको प्रीमियम मिलती ही है, उसके बाद अगर हम फैब्रिक की बात करें कि नॉर्मल आपको फैब्रिक सीट्स मिलती हैं, ये फैब्रिक से भी नीचे तो वेनाइल है। बहुत पसीना आता है इन सीटों में, गर्मी लगती है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको फेस करनी पड़ेंगी। अब पीछे ज़रा डोर की बात करो, गाड़ी में किसी भी जगह पर चारों में से पावर विंडो नहीं आती। तो इस तरीके से चारों ही दरवाजों के ऊपर आपको ये लीवर मिलेंगे शीशे को रोल अप या फिर रोल डाउन करने के लिए। स्पीकर की प्लेसमेंट नहीं है, सिर्फ उसके लिए एक जगह यानी ग्रिल दी गई है। अच्छी चीज़ है कि चारों दरवाजों में मिल जाती है। ब्लैक कलर के डोर लीवर, ग्रैब हैंडल, चाइल्ड सेफ्टी लॉक जो है वो आपको यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। अब आते हैं ज़रा अंदर, और यहाँ पर जब आप स्विच होते हैं तो ये देखिए, जिसकी हम पहले बात कर रहे थे ये दिखाता हूँ आपको कि यहाँ से आप गाड़ी की जो मतलब टेल गेट है वो खोल सकते हैं। यहाँ से आप इसकी फ्यूल फिलिंग लिड खोल सकते हैं। कोई डेड पैडल नहीं है डेडिकेटेड, ABC तीनों पैडल के पास। जगह थोड़ी ठीक लग रही है, अभी बैठ के पता लग जाएगा। यहाँ मैकेनिकल हेडलाइट लेवलर आपको मिलता है, ये एक वायर से कंट्रोल होने वाला होता है। मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोज़ में, शॉर्ट्स में बता रखा है, ऊपर लिंक दूंगा, आप एक बार चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप गाड़ी का हुड जो है वो आप खोल सकते हैं। और यहाँ पर भी अगेन आपको सिर्फ ग्रिल मिलेगी, स्पीकर नहीं होगा। सेम तरीके का आपको यहाँ पर भी वही लीवर दे दिया है। आप अपने विंडो को अगर रोल अप या रोल डाउन करना चाहते हैं, और इस तरीके से एक बॉटल होल्डर आगे वाले 2 दरवाजों पर मिलेगा, पीछे नहीं मिलेगा। सीटें जैसे कि हमने बात करा कि फैब्रिक से नीचे है, तो वही चीज़ है, कोई हाइट का एडजस्टमेंट नहीं आता। हेडरेस्ट सब फिक्स्ड आते हैं, सब क्या 2 ही तो आते हैं, आगे पीछे तो कोई हेडरेस्ट है ही नहीं। तो ये दोनों हेडरेस्ट आपको फिक्स्ड मिलने वाले हैं। चलो मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है, तो मैं पहले आगे बैठ के यहाँ पर देखता हूँ कि मुझे कितनी जगह यहाँ पर महसूस हो रही है, कैसा कंफर्ट है। अब ये है मेरी एक बार सही पोजीशन। अब मैं एक बार सबसे पीछे करता हूँ, ये मैक्सिमम पीछे हूँ मैं। मैक्सिमम पीछे करने के बाद तो देखो गाड़ी में काफ़ी जगह आपको डेफिनेटली लगती है, बट ऐसे करके तो गाड़ी नहीं चला पाऊंगा ना यार। ये देखो क्लच भी नहीं दबेगा, मतलब ऐसे कौन क्लच दबाता है, ऐसे कौन बैठता है। फिलहाल हम बैठेंगे, पहले बाकी चीज़ों की बात करते हैं। सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील, SRS एयर बैग, SRS एयर बैग, टोटल 2 एयर बैग आपको मिलेंगे जो कि स्टैंडर्ड है। सुजुकी का लोगो। स्टीयरिंग व्हील अपनी जगह पर फिक्स है, किसी टाइप का कोई एडजस्टमेंट इसमें नहीं आता। और हाँ, एक बार ज़रा गाड़ी स्टार्ट कर दूँ पहले, अभी दिखाता हूँ। ये हुआ इंजन स्टार्ट। पावर स्टीयरिंग भी नहीं है, यहाँ पर आपको मैकेनिकल स्टीयरिंग जो होता है वही चीज़ यहाँ पर आपको दी गई है, यानी इस वेरिएंट में कोई पावर स्टीयरिंग, इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग आपको नहीं मिलता। ताकत लगानी पड़ेगी आपको इसको यूज़ करने में, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बहुत बड़ा। उसके बाद AC नहीं है,
ये ब्लोअर दिया गया है, डेफिनेटली अगर सर्दियां होंगी तो आप हीटर तो यूज कर पाओगे, लेकिन एसी का कोई ऑप्शन आपके पास यहां पर नहीं दिया गया। ये एक 3 सिलेंडर इंजन है, तो ये स्टीयरिंग अगर मैंने अभी ऐसे पकड़ रखा है तो थोड़ी बहुत वाइब्रेशन डेफिनेटली मुझे आ रही है। मैं बोल रहा हूं तो शायद आपको इंजन की आवाज ना आए, लेकिन इंजन की भी आवाज कैबिन में आ रही है। उसके बाद सामने क्लस्टर की बात करते हैं, तो ये क्लस्टर एस्प्रेसो में आप देखो बहुत सारी मारुति की गाड़ियों में ऐसा ही है। डिजिटल आपको स्पीडोमीटर मिलता है, इधर ऑडोमीटर्स टोटल दिए गए हैं, इधर फ्यूल की गेज, कुछ वार्निंग लाइट्स आ रही हैं, और ये मारुति की टॉगल जो कि सदियों से चलती आ रही है और अब पता नहीं कब तक चलेगी, उससे आप ट्रिप ए ट्रिप बी ये चीजें एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि इस स्टैंडर्ड में गाड़ी कितना रेंज और चलेगी, गाड़ी क्या फ्यूल इकोनॉमी दे रही है, ये चीजें आपको यहाँ पर पता नहीं लगेंगी। उसके बाद इधर देखिए वाइपर के स्टॉक आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, इधर आपको हेडलैम्प और टर्न इंडिकेटर के स्टॉक्स जो है वो मिलेंगे। म्यूजिक सिस्टम आता नहीं है, ये बीच में ब्लोअर के वेंट्स दिए गए हैं, एसी वेंट्स तो मैं कहूंगा नहीं क्योंकि एसी ही नहीं है। हेडलाइट के लिए स्विच आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और इस तरीके से एक छोटा सा ग्लोव बॉक्स आपके पास है। गाड़ी की मैनुअल, फर्स्ट एड किट, कुछ छोटा मोटा सामान, कुछ डॉक्यूमेंट्स रखने के बाद भी थोड़ा बहुत आप इसे फिलहाल यूज कर पाएंगे। यहाँ एक बढ़िया स्टोरेज स्पेस है, फोन वगैरह चार्ज करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। कोई 12 वोल्ट का पावर सॉकेट ही दे देते यार, बंदा फोन कहाँ से चार्ज करेगा। एसी भी नहीं है, यहाँ पर कोई पावर आउटपुट भी नहीं दे रखा है। चलो फिलहाल 2 कप होल्डर्स हैं, और यहाँ पर आपको जो है वो इस तरीके से 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। छोटा सा एक कभी स्पेस यहाँ पर मिलेगा, यहाँ आपको इस तरीके से पार्किंग ब्रेक मिल जाती है। पीछे भी एक छोटा सा कप होल्डर आपको यहाँ पर दे सकते हैं, कप होल्डर कह लीजिए, कभी स्पेस कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। अब यहाँ वाइजर की अगर मैं बात करूँ तो इसकी क्वालिटी जो है वो ओके है। ओके का मतलब ये है कि आप इसे बुरा नहीं कह सकते हैं और अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं, तो बीच में कहीं पर है। लेकिन आपका काम कितना सा चलाएगी वो आप देख लीजिए। ज़्यादा चौड़े वाइजर्स हैं नहीं, और ये पूरा एरिया कवर करते नहीं है, तो धूप में आपको सनब्लाइंड्स वगैरह या शेड्स का यूज करना ही पड़ेगा। ग्रैब हैंडल फिक्स, सीट बेल्ट की हाइट फिक्स, कैबिन लाइट आपको यहाँ पर एक ही मिलेगी पूरी गाड़ी में जो कि हाइलोजन बेस है। IRVM यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल आपके पास। ड्राइवर साइड में कोई टिकट होल्डर नहीं है, एक प्लेन वाइजर आपको जो है वो यहाँ पर मिलेगा। अब जरा इस सीट को मैंने एडजस्ट कर लिया अपनी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से, तो ये विजिबिलिटी है जो कि ऑल्टो आपको दे रही है। इस सेगमेंट की गाड़ी से जैसी विजिबिलिटी की हम उम्मीद रखते हैं उस हिसाब से काफ़ी सही है। और जगह की बात करूं तो यार मेरे को देखो ये गाड़ियां थोड़ी सी कंजस्टेड वैसे भी लगती हैं, अब क्योंकि एक हैबिट की भी बात होती है, एक नेचर की भी बात होती है। फिलहाल इस सीट को मैंने अपनी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से अगर एडजस्ट कर लिया तो पीछे मुझे कितनी जगह मिलती है मैं एक बार यहाँ भी बैठ कर आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखो, अगर एक 5 फुट 8 इंच का बंदा गाड़ी चला रहा है और उसके पीछे दोबारा एक 5 फुट 8 इंच का बंदा बैठा है, तो यहाँ पर लेग रूम जो है वो मेरे को काफ़ी सही लग रहा है, अच्छा है। यानी किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। लंबी जर्नी में आप अगर पैरों को स्ट्रेच करना चाहो तो भी कर लोगे। और कोई अगर ऐसा है कि जो कि थोड़ा और सीट को पीछे रखकर भी चलाएगा ना, तब भी आपके पास भरपूर जगह बचेगी। नी रूम बहुत सही है। अंडर थाई सपोर्ट ओके है, मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इशू क्या है कि इन सीटों में गर्मी बहुत लगेगी। एक तो अभी वैसे ही ये पॉलिथीन चढ़ी हुई है ऊपर, लेकिन ये फैब्रिक जो है, फैब्रिक तो है नहीं सॉरी, वेनाइल जो है या रेक्सिन आप जो भी कह लीजिए, इसमें गर्मी काफ़ी लगती है, तो वो चीज़ आपको फेस करनी पड़ेगी। और AC है नहीं। चलो अब जरा हुड खोल लेते हैं गाड़ी का, और यहाँ से अब जरा हम इसके इंजन की बात करते हैं। तो जब इस गाड़ी का हुड खुलता है तो ये है मारुति का K10C, जिसे मारुति कहता है K10C, और हम कहते हैं कि मारुति का 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन है। तो ये वही यूनिट आपको यहाँ पर मिलता है। सामने फायरवॉल के ऊपर कोई कवरिंग नहीं दी गई है, हुड में कोई इंसुलेशन नहीं दी गई है, अंडर बॉडी में किसी टाइप की कोई कवरिंग जो है वो नहीं दी गई है। यानी जहाँ जहाँ पर पैसा बच सकता है मारुति ने भरपूर बचाया है, लेकिन प्लेसमेंट्स काफ़ी नीट है। और इस इंजन की बात करूँ, देखो जो एक 3 सिलेंडर इंजन का नेचर होता है, थोड़ी सी आवाज़ करना, थोड़ी सी वाइब्रेशन करना, ज़्यादा एक्सेलरेटर की डिमांड करना, तो वो चीज़ें तो यहाँ पर रहेंगी। लेकिन उसके बावजूद भी ये इंजन काफ़ी हद तक मैं कह सकता हूँ कि रिफाइन है। अगर आप टाटा से कंपेयर करेंगे 1.2, तो ये 1 लीटर का इंजन 3 सिलेंडर, वो भी ये भी उससे तो ज़्यादा ही रिफाइन है, और मेंटेनेंस भी डेफिनेटली उससे काफ़ी कम है। ये गाड़ियाँ ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं मांगती, और यही इन गाड़ियों की सबसे खास बात है। फिलहाल यहाँ से देखिए एक बार आप ऑल्टो K10 की प्रोफाइल। स्टैंडर्ड वेरिएंट है, अगर आप ऊपर वाले वेरिएंट भी चूज़ करते हैं तो क्या होगा, अगर आप इससे एक ऊपर जाते हैं ना, तो लगभग मेरे हिसाब से 80,000 रुपये वो गाड़ी इससे महंगी है। बम्पर आपको जो है वो बॉडी कलर मिल जाएंगे, बाहर सिर्फ यही फ़र्क आएगा, पावर स्टीयरिंग और एक AC ऐड ऑन हो जाएगा। अच्छा ऑप्शन है। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो मैं तो यही कहूँगा कि आप वो गाड़ी चूज़ करिए जिसमें आपको पावर स्टीयरिंग और AC दोनों चीज़ें मिल जाएँ। शायद अभी आपको लगे काम नहीं आने वाली चीज़ है, लेकिन काम आती ही है। अच्छा फीचर है, AC भी होना चाहिए यार गाड़ी में। जब आप 4 लाख रुपये खर्च करोगे तो 50-60 हज़ार रुपये और सही। लेकिन अगर आपका बजट काफ़ी टाइट है,
और आपने सिर्फ गाड़ी इसी मतलब से लेनी है कि यार मुझे इस गाड़ी से पैसा कमाना है, शौक पूरे नहीं करने हैं, तो फिर आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। 4 लाख रुपए में आपको मारुति एक शोरूम प्राइस बता रहा हूँ, 4 लाख रुपए। अब अगर आप आरटीओ और इंश्योरेंस जोड़ लेंगे तो लगभग ये गाड़ी आपको पहुँचेगी, लगभग यही पहुँचेगी 4.5 के आसपास, 50,000 रुपये ऊपर मान लेते हैं मोटा मोटा, इतने में आपको ये गाड़ी ऑन रोड पड़ जाएगी। तो अगर आप एक अच्छा ऑप्शन देख रहे हैं इसी प्राइस टैग के साथ कि जहाँ पर आपको ज़्यादा पैसा खर्च ना करना पड़े और बढ़िया आपको एक गाड़ी मिल जाए, तो डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, गाड़ी कैसी लगी वो भी ज़रूर बताना, कितनी वैल्यू फॉर मनी लगी वो भी बता देना। बहुत जल्द एक नई वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।